हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम देखेंगे क्लास 8th विज्ञान का अध्याय 1 फसल उत्पादन एवं प्रबंधन, इस चैप्टर के अभ्यास प्रश्न उत्तर। तो देखते रहें इस वीडियो को अंत तक और शुरू करते हैं आज का लेसन। तो सबसे पहला प्रश्न है प्रश्न संख्या 1 और ये है उचित शब्द छांटकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो हमें उचित शब्द छांटकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो देखिए ये कुछ ऑप्शंस हमारे पास दे रखे हैं और इनमें से हमें सही शब्द छांटना है और रिक्त स्थानों में भरना है। तो देखो इसका पहला पार्ट है क। ये है एक स्थान पर एक ही प्रकार के बड़ी मात्रा में उगाए गए पौधों को डैश कहते हैं। तो क्या कहते हैं? फसल कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा फसल। उसके बाद ख है फसल उगाने से पहले प्रथम चरण मिट्टी की डैश की जाती है। तो क्या किया जाता है? तैयारी की जाती है, मिट्टी की तैयारी की जाती है। उसके बाद देखो अगला है क्षतिग्रस्त बीज जल की सतह पर डैश लगेंगे। ठीक है, तो क्षतिग्रस्त बीज का मतलब है कि ऐसे बीज जो खराब हो चुके हैं, जिनमें चोट टूट लगी हुई है, ऐसे बीज। ठीक है, तो ये जल की सतह पर क्या करते हैं? तैरते हैं, तो ये तैरने लगेंगे। उसके बाद देखो घ है फसल उगाने के लिए पर्याप्त सूर्य का प्रकाश एवं मिट्टी से डैश तथा डैश आवश्यक है। तो क्या आवश्यक है? पोषक, है ना, और जल। ठीक है, तो ये दोनों आवश्यक हैं। तो इस तरह से ये हुआ प्रश्न संख्या 1। फिर उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 2 और ये है कॉलम ए में दिए गए शब्दों का मिलान कॉलम बी से कीजिए। तो हमें दो कॉलम दिए हुए हैं, एक है कॉलम ए और कॉलम बी, और हमें मिलान करना है। तो देखो मैंने यहाँ पे पहले से मिलान किया हुआ है, तो आप यहाँ से देखकर अपनी बुक में लगा लें निशान, है ना। तो देखो फर्स्ट है खरीफ फसल, इसको आप लगाएंगे, ये मिलाएंगे आप इससे ई से। ठीक है, धान एवं मक्का। उसके बाद देखो दूसरा है रबी फसल और इसको आप मिलाएंगे डी से, गेहूँ चना मटर से। फिर उसके बाद देखो रासायनिक उर्वरक कौन है? यूरिया एंड सुपर फॉस्फेट। ठीक है, तो ये है। उसके बाद देखो अगला है कार्बनिक खाद। तो कार्बनिक खाद क्या है? पशु अपशिष्ट, गोबर, मूत्र एवं पादप अवशेष। तो इसको आप मिलाएंगे सी से। फिर उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 3 है निम्न के दो उदाहरण दीजिए। तो आपको इनके दो उदाहरण देने हैं। पहला है खरीफ फसल और दूसरा है रबी फसल। तो इनके आपको दो उदाहरण देने हैं। तो इनके उदाहरण आप इस तरह से लिखेंगे। इसका उत्तर होगा पहला है क, ये है खरीफ फसल, इसका एग्जाम्पल होंगे, उदाहरण होंगे धान एवं मक्का। उसके बाद देखें, उसके बाद है रबी फसल और इसके उदाहरण होंगे गेहूं एवं चना। उसके बाद देखें प्रश्न संख्या 4 है निम्न पर अपने शब्दों में एक एक पैराग्राफ लिखिए। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं और इन पर आपको अपने शब्दों में एक एक पैराग्राफ लिखना है। तो किस तरह से लिखेंगे? उत्तर ये है इसका। पहला आप लेंगे मिट्टी तैयार करना, कि यह प्रक्रिया फसल उगाने का प्रथम चरण है। ठीक है, तो ये क्या है? ये फसल उगाने का प्रथम चरण है, यानी सबसे पहले यही किया जाता है। फसल उगाने से पहले मिट्टी को पलटने और पोला बनाने से पौधों की जड़ें गहराई तक जाकर श्वसन कर सकती हैं। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं? मिट्टी को पलटते हैं और पोला बनाते हैं, यानी मिट्टी को ढीला बनाते हैं। उसके बाद देखो पोली बनाई हुई मिट्टी में केंचुओं और सूक्ष्म जीवों की वृद्धि में सहायता मिलती है। तो जब हम क्या करते हैं? मिट्टी को पोली बना देते हैं, तो इससे क्या होता है? इससे ये होता है कि जो केंचुए होते हैं और जो सूक्ष्म जीव होते हैं, इनको वृद्धि करने में सहायता मिलती है तथा ये मिट्टी को और अधिक पोला कर ह्यूमस बनाते हैं। ठीक है, और ये मिट्टी को और ज़्यादा पोला करते हैं, यानी और ज़्यादा ढीला करते हैं, और क्या बनाते हैं? ह्यूमस बनाते हैं। ठीक, उसके बाद देखो इसके अतिरिक्त मिट्टी पलटने से पोषक पदार्थ ऊपर आ जाते हैं, और जो है जब हम मिट्टी को पलटते हैं तो जो मिट्टी के जो नीचे पोषक पदार्थ दबे हुए होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं, जो अच्छी फसल उगाने में अत्यंत महत्वपूर्ण है।
उसके बाद है ख, ये है बुआई। अब बुआई के बारे में आप लिखेंगे, यह फसल उत्पादन का महत्वपूर्ण चरण है। मिट्टी को तैयार करने के पश्चात खेत में बीज बोए जाते हैं। उचित दूरी एवं गहराई पर खेत में बीज बोना बुआई कहलाता है। बुआई क्या होता है? उचित दूरी एवं गहराई पर बीज बोना। ठीक है। उसके बाद देखो, बुआई के लिए अच्छी गुणवत्ता किस्म के साफ एवं स्वस्थ बीजों का चुनाव करना जरूरी होता है। तो बीजों की गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए, साफ और स्वस्थ बीज होने चाहिए। उचित बीजों को चुनने के बाद इन बीजों को उचित गहराई तथा उचित दूरी पर बोना चाहिए, ताकि प्रत्येक पौधे को पर्याप्त हवा, प्रकाश यानी ताप और खनिज एवं पानी मिल सकें। बुआई के लिए निम्नलिखित विधियों का प्रयोग किया जाता है। पहला है परंपरागत औजार और दूसरा है सीड ड्रिल। ठीक है। ग है निराई। ठीक, तो खरपतवार हटाने को निराई कहते हैं, है ना। जो क्या होते हैं, जो फसल होती है उसके बीच में कुछ ऐसे पौधे उग जाते हैं जिनकी हमें ज़रूरत नहीं होती है, उन्हें कहा जाता है खरपतवार। तो इसको हटाने को क्या कहते हैं? निराई कहते हैं। आगे आप लिखेंगे, निराई नहीं करने से खरपतवार जल, पोषक तत्व आदि ग्रहण कर फसल की वृद्धि को प्रभावित करते हैं। तो जो जल और पोषक तत्व जो है फसल के लिए थे, है ना, फसलों के बदले उनको कौन ले लेता है? खरपतवार ले लेता है। और इससे क्या होती है? फसल की वृद्धि में रुकावट आती है। फसल उगाने से पहले खेत जोतने पर धूप के कारण खरपतवार मर जाते हैं। ठीक है। तो अगर हम फसल को जोतें, उगाने से पहले खेत को अगर हम जोतें, तो धूप के कारण जो है खरपतवार मर जाते हैं और मिट्टी में मिल जाते हैं। खरपतवार हटाने का सबसे सही समय फूल एवं बीज बनने से पहले होना चाहिए। ठीक है। अगर हमें खरपतवार हटाना है तो हमें ये देखना है कि उस पर फूल और बीज आने से पहले ही हम खरपतवार को हटा दें। खरपतवार को हाथ, खुरपी आदि की सहायता से हटाया जा सकता है। तो इस तरह से खरपतवार हटाया जा सकता है। उसके बाद है घ, और ये है थ्रेशिंग। ठीक है। क्या है थ्रेशिंग और ये क्या होता है देखते हैं। खेतों से काटी गई फसल से बीजों या दोनों को भूसे से अलग करने के प्रक्रम को थ्रेशिंग कहा जाता है। ठीक है। तो बीजों को या दानों को जो भूसा होता है उससे अलग करने को कहते हैं थ्रेशिंग। थ्रेशिंग करने के भी कई तरीके होते हैं, जैसे छोटे खेत वाले किसान अनाज के दानों को फटक कर, यानी इसे ये भी कहते हैं विनोइंग भी कहते हैं, तो विनोइंग द्वारा अलग करते हैं। ठीक है। और बड़े खेत वाले किसान कंबाइन मशीन का प्रयोग करते हैं। तो जो छोटे खेत वाले जो किसान होते हैं वो क्या करते हैं, फसल को पटकते हैं और उससे अनाज के दाने अलग हो जाते हैं। जबकि जो बड़े खेत वाले होते हैं वो क्या करते हैं, वो एक मशीन का यूज़ करते हैं जिसे कहा जाता है कंबाइन। ठीक, तो ये हो गया। इस तरह से आप इसका उत्तर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न 5, और ये है, स्पष्ट कीजिए कि उर्वरक खाद से किस प्रकार भिन्न है। ठीक है। तो उर्वरक और खाद में क्या अंतर है ये आपको बताना है। तो देखो, इसका उत्तर है खाद। खाद क्या होती है? पहला पॉइंट आप लिखेंगे, खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर, मानव अपशिष्ट एवं पौधों के अवशेष के विघटन से प्राप्त होता है। ठीक है। तो क्या होता है ये? गोबर, मानव अपशिष्ट एवं पौधों के अवशेषों से प्राप्त होती है खाद, और ये प्राकृतिक चीज़ है एक। दूसरी बात, खाद खेतों में बनाई जाती है। उसके बाद आगे आप लिखेंगे, इससे मिट्टी को प्रचुर मात्रा में ह्यूमस प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? ह्यूमस प्राप्त होता है। उसके बाद आगे है 4th पॉइंट, इसमें पादप पोषक अपेक्षाकृत कम मात्रा में होते हैं। ठीक है। तो इसमें जो पादपों के लिए जो पोषक तत्व होते हैं वो थोड़ा कम मात्रा में होते हैं। और 5वां पॉइंट आप ये लिखेंगे, यह पानी में अघुलनशील होने के कारण इनका अवशोषण धीरे धीरे होता है। तो ये पानी में अघुलनशील होते हैं। ठीक है। और इसी कारण इनका जो अवशोषण होता है पौधे के द्वारा वो धीरे धीरे होता है। ठीक। उसके बाद आगे है उर्वरक, और उर्वरक के बारे में आप लिखेंगे, उर्वरक एक क्या है? अकार्बनिक लवण है। अकार्बनिक है ये, इसका उत्पादन कारखानों में होता है। ठीक है। फिर है, इससे मिट्टी को
ह्यूमस प्राप्त नहीं होती। ठीक है, ये झूमस नहीं है, इसे आप लिखेंगे ह्यूमस। ह्यूमस है ये, ह्यूमस। उसके बाद आगे देखो, फोर्थ पॉइंट में आप लिखेंगे इसमें पादप पोषक प्रचुर मात्रा में होते हैं। ठीक है, पादप पोषक इसमें प्रचुर मात्रा में होते हैं। फिफ्थ पॉइंट में आप लिखेंगे यह पानी में घुलनशील होने के कारण इनका अवशोषण शीघ्र हो जाता है। तो इनका अवशोषण शीघ्र हो जाता है क्योंकि ये पानी में घुलनशील होते हैं और इनमें जो पादपों के लिए जो पोषक तत्व होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे आप एक लाइन और लिखेंगे, वो ये है कि उर्वरक की तुलना में खाद अच्छी मानी जाती है क्योंकि इससे मिट्टी की जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है। ठीक है, तो अगर हम खेत में जो है उर्वरक डालें, है ना, तो वो जो है खेत को नुकसान पहुंचाएगा, जबकि अगर हम क्या डालें, खाद डालें, तो खेत को उससे फ़ायदा होगा। ठीक है, इससे मिट्टी भुरभुरी हो जाती है। जब हम खेत में जो है खाद डालते हैं तो एक तो इसकी जल धारण की क्षमता बढ़ती है, यानी जो खेत की मिट्टी होती है वो अच्छे से पानी सोख पाती है, जबकि साथ साथ में क्या होता है, इससे मिट्टी भुरभुरी हो जाती है जिससे गैस विनिमय सरलता से होता है। तो क्या होता है कि जब मिट्टी भुरभुरी हो जाती है तो उसके अंदर गैस, हवा आदि जो चीज़ें होती हैं वो आसानी से पहुंच पाती हैं और जो है पौधा आसानी से इन चीज़ों को सोख पाता है। ठीक है, इससे जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि होती है। तो खाद डालने से क्या होती है, जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि होती है और इससे मिट्टी का गठन सुधर जाता है। ठीक है, ये सुधार नहीं है, क्या है, सुधर है, सुधर। मिट्टी का जो गठन होता है वो सुधर जाता है। तो कुल मिला के जो है खाद अच्छा होता है और उर्वरक इतना अच्छा नहीं होता है। ठीक है, फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है, वो है प्रश्न संख्या 6 और ये है सिंचाई किसे कहते हैं। जल संरक्षित करने वाली सिंचाई की 2 विधियों का वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर आप इस तरह से लिखेंगे, फसलों को कृत्रिम रूप से आवश्यकता अनुसार पानी देना सिंचाई कहलाता है। ठीक है, तो क्या है, जो फसलें होती है उनको पानी देना, उनमें पानी डालना क्या कहलाता है, सिंचाई कहलाता है। जीवित रहने के लिए पौधों को जल की आवश्यकता होती है। जिस तरह से मानव को जीवित रहने के लिए जल की आवश्यकता होती है, उसी तरह से पौधों को भी जल की आवश्यकता होती है। पौधों में लगभग 90% जल होता है। ठीक है, तो जो पौधों का जो शरीर होता है 90% जल से बना होता है। फिर आगे आप लिखेंगे, फसल की स्वस्थ वृद्धि के लिए मिट्टी की नमी को बनाए रखने की आवश्यकता होती है। तो मिट्टी कैसी होनी चाहिए, नम होनी चाहिए, मिट्टी में नमी होनी चाहिए। तो इससे फसल जो है स्वस्थ रहती है और अच्छे से वृद्धि करती है, जिसके लिए विभिन्न अंतराल पर खेत में जल देना सिंचाई कहलाता है। और इसी के लिए ताकि फसल स्वस्थ रहे और अच्छे से वृद्धि करे, तो अलग अलग टाइम पे उसके लिए खेत में जल डाला जाता है और इसे ही सिंचाई कहते हैं। आगे आप लिखेंगे, जल संरक्षित करने वाली सिंचाई की 2 विधियां निम्नलिखित हैं। तो कौन कौन सी हैं ये 2 विधियां, ये देखते हैं। पहला है छिड़काव तंत्र, और ये क्या है, इस विधि का इस्तेमाल असमतल भूमि जहां पर जल कम मात्रा में उपलब्ध हो के लिए किया जाता है। तो ऐसी जगह के लिए छिड़काव तंत्र का उपयोग किया जाता है जहां पर जो है भूमि असमतल हो और जहां पर जल की कम मात्रा उपलब्ध हो। ठीक है, तो ऐसी जगहों में जो है छिड़काव तंत्र का उपयोग किया जाता है और इसमें पाइपों को खेत के बीच में ले जाया जाता है। ठीक है, तो पाइपों को खेत के बीच में ले जाते हैं और इन पाइपों के मुंह पर फुहारे लगे होते हैं। ठीक है, जो वर्षा की भांति जल का छिड़काव करते हैं। फुहारा लगा होता है और उससे बारिश की तरह पानी निकलता है और यह विधि बलुई मिट्टी के लिए अत्यंत उपयुक्त है, यानी जो बलुई मिट्टी होती है उसके लिए बहुत अच्छा है ये। उसके बाद दूसरा है ड्रिप तंत्र, और इसमें क्या होता है, इसमें जल बूंद बूंद करके पौधों पर गिरता है और बेकार नहीं होता। ये बेकार नहीं है, ये क्या है, ये बेकार है। ठीक है, यहाँ पे इसको बेकार लिख लेना, तो बेकार नहीं होता यानी बर्बाद नहीं होता है। तो ड्रिप तंत्र में क्या करते हैं, पौधे के ऊपर पानी को बूंद बूंद करके डालते हैं और इससे
पानी बेकार नहीं होता। यह कम पानी वाले क्षेत्रों के लिए एक वरदान है, यानी जहाँ पे पानी की मात्रा कम है वहाँ पे ये बहुत अच्छा है उन क्षेत्रों के लिए। और यह विधि फलदार पौधों, बगीचों आदि को पानी देने का सर्वोत्तम तरीका है। तो इस तरह से आप इसका उत्तर लिख सकते हैं। उसके बाद है प्रश्न संख्या 7 और ये है, यदि गेहूं को खरीफ ऋतु में उगाया जाए तो क्या होगा, चर्चा कीजिए। तो देखो यहाँ पे उत्तर आपको इस तरह से लिखना है। गेहूं एक रबी फसल है। कौन सी फसल है? रबी फसल है और इसे शीत ऋतु में उगाया जाता है। ठीक है, यानी सर्दियों में उगाया जाता है। खरीफ ऋतु जून से सितंबर तक होती है। इस समय वर्षा काफ़ी अधिक मात्रा में होती है, इसीलिए इसे वर्षा ऋतु भी कहते हैं। तो ऐसा है, यदि गेहूं को इस समय उगाया जाए तो गेहूं के पौधे अधिक मात्रा में पानी मिलने की वजह से सड़कर खराब हो जाएंगे। ठीक है, और जो है फसल बर्बाद हो जाएगी। तो ऐसा है, तो गेहूं को पानी की कम मात्रा की आवश्यकता होती है। तो अगर इसे हम खरीफ ऋतु में उगा दें तो खरीफ ऋतु में क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा होती है तो पानी की वजह से गेहूं की फसल खराब हो जाएगी सड़कर। इसके बाद देखते हैं प्रश्न संख्या 8 और ये है, खेत में लगातार फसल उगाने से मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ता है, व्याख्या कीजिए। तो इसका जवाब आप इस तरह से देंगे। इसका उत्तर आप लिखेंगे, खेत में लगातार फसल उगाने से मिट्टी में कुछ पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। ठीक है, तो पोषक तत्वों की कमी हो जाती है जिससे उसकी जो उर्वरता होती है वो भी कम हो जाती है। तो इससे मिट्टी की उर्वरता कम हो जाती है। यही कारण है कि खेत में लगातार फसल नहीं उगानी चाहिए और खेत को कुछ समय के लिए खाली छोड़ देना चाहिए। एक अन्य तरीका फसल चक्रण है। क्या है? फसल चक्रण। ठीक है, और इसमें क्या होता है, इसमें किसान एक फसल के बाद दूसरी किस्म की फसल उगाते हैं। ठीक है, मतलब पहले गेहूं बो दिया जैसे, है ना, और उसके बाद धान बो दिया या कुछ और बो दिया। तो इस तरह से अलग अलग फसल उगा सकते हैं, है ना, अलग अलग फसल उगा सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि पहले गेहूं बोया फिर से गेहूं बो दिया फिर से गेहूं बो दिया, इस तरह से नहीं। फिर उसके बाद आप लिखेंगे, जिससे मिट्टी में नाइट्रोजन का पुनः पूरण होता रहता है। तो इससे क्या होता है कि मिट्टी में जो है नाइट्रोजन जो है उसका पुनः पूरण हो जाता है, यानी वो दोबारा से लेने के लिए हो जाती है पौधे के लिए। वरना अगर आप एक ही फसल को बार बार खेत में बोते जाओगे तो जो नाइट्रोजन होगी वो कम हो जाएगी। ठीक है, और वो पौधे के लिए पर्याप्त नहीं होगी। फिर उसके बाद है संख्या 9 और ये है, खरपतवार क्या है, हम उनका नियंत्रण कैसे कर सकते हैं। तो इसका उत्तर आप इस तरह से लिखेंगे। उत्तर है, खेत में फसल के साथ कई अवांछित मतलब बेकार पौधे उगाते हैं। ठीक है, इन पौधों को खरपतवार कहते हैं। इनको निराई के द्वारा हटाना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि ये फसल की वृद्धि पर प्रभाव डालते हैं और पशुओं एवं मनुष्य के लिए विषैले हो सकते हैं, जहरीले हो सकते हैं, है ना। इनको नियंत्रण करने के कई तरीके हैं। तो इनको नियंत्रण करने के तरीके हैं, पहला ये है कि फसल उगाने से पहले खेत को जोत लिया जाए। ठीक है, और इससे खरपतवार जो पौधे होते हैं वो सूखकर मर जाते हैं। उसके बाद आगे देखो, आगे है, फूल एवं बीज बनने से पहले हाथ से, खुरपी आदि की सहायता से पौधों को उखाड़कर। तो जो खरपतवार के जो पौधे होते हैं उनको, उनमें फूल और बीज आने से पहले ही उनको हमें हाथ से या खुरपी से, है ना, उखाड़कर फेंक देना चाहिए। तो इससे भी अच्छा हो सकता है। और उसके बाद तीसरा है, खरपतवार नाशी रसायनों का उपयोग करके इससे खरपतवार पौधे मर जाते हैं। तो हमें खरपतवार नाशी रसायनों का उपयोग कर सकते हैं। हम खरपतवार नाशी ऐसे केमिकल्स होते हैं, ऐसे रसायन होते हैं जिनसे जो खरपतवार पौधे होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं। फिर उसके बाद है प्रश्न संख्या 10 और ये है, निम्न बॉक्स को सही क्रम में इस प्रकार लगाइए कि गन्ने की फसल उगाने का रेखाचित्र तैयार हो जाए, है ना। तो आपको ये जो बॉक्स हैं, ये डब्बे हैं, इनको सही क्रम में लगाना है
और ऐसे लगाना है ताकि जो है हमें आपको ये मानकर चलना है कि आपको गन्ने की फसल तैयार करनी है। ठीक है, तो कब कब आप क्या क्या करेंगे उस हिसाब से इनको सेट करना है आपको। तो इसका उत्तर आप इस तरह से दे देंगे। इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। तो ये देखो, सबसे पहले आप करेंगे मिट्टी तैयार करना, तो 5वां बॉक्स सबसे पहले आएगा। फिर खेत की जुताई करना, फिर बुआई करना, फिर है खाद देना, फिर है सिंचाई, फिर कटाई और फिर अंत में है फसल को चीनी मिल में भेजना। तो इस तरह से ये सब है। फिर उसके बाद है प्रश्न संख्या 11 और ये है नीचे दिए गए संकेतों की सहायता से पहेली को पूरा कीजिए। तो यहाँ पे आपको कुछ संकेत दिए हुए हैं और इनकी सहायता से आपको क्या करना है, इनकी सहायता से आपको जो एक पहेली आपको दी हुई है उसको आपको हल करना है। ठीक है, तो देखो ये संकेत हैं यहाँ पे ये। ठीक है, ये संकेत हैं और मैं इसका आंसर आपको दिखा देता हूँ। तो ये पहेली है और इसको आपको इस तरह से भरना है। देखो ये है, ये है, इसको इस तरह से आप भर देंगे। आपको बस इसमें चेंज क्या करना है, यहाँ पे वी है, ये वी है ना, आपको वी नहीं लिखना है, आपको लिखना है बी। ठीक है, क्या लिखना है यहाँ पे, यहाँ पे लिखना है आपको बी। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, रबी। क्या हो जाएगा ये, रबी, रबी। ठीक,